हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं तभी इस वीडियो पर आपने क्लिक किया होगा और ये मेरा आपसे वादा है कि आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और चूँकि ये वीडियो जो है ईवीएस के लिए है, जिसमें हम कंटेंट और पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ये पेपर 1 में ही आता है जो ईवीएस का सेक्शन है। तो जो भी पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और इससे पहले भी 2 से 3 वीडियोस आ चुकी हैं सीटेट के लिए, जिसमें हमने सीडीपी पेडागोजी को डिस्कस किया है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस लगातार आपको एग्ज़ाम से पहले इस चैनल की तरफ से मिलती रहेंगी। देखिए, आपने अब तक अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, नो डाउट, लेकिन ये जो सेशंस हैं एज अ प्रैक्टिस सेशंस आपके पास आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 2018, 19 में 2 एग्ज़ाम्स हुए थे, 20, 21, इस तरह से आपको आगे मैं लेकर चलूँगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने का मेरा मोटिव है, जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैंने आपको बता दिया है 2 पेपर 2018 और 19 के दोनों पेपर्स को डिस्कस करने का आज मैंने यहाँ पर सोचा है कि दोनों पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। 2018 का आपके सामने पेपर ओपन है और इसमें सारे पेडागोजी के सारे कंटेंट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल से क्यों ना हो, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और पूरे 30 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। तो पहला है आपके सामने, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। बिहार, ये तो मैप से आपसे सवाल पूछा गया है। आप जानते हैं ईवीएस में आपसे कहीं कोई से भी सेक्शन से जीएस के सवाल पूछा जाता है और अब तो क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं फिज़िक्स के, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो सभी सेक्शन ईवीएस कवर कर लेता है। तो ये काफ़ी ब्रॉड सेक्शन हो जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर देखने से हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो हमें ज़रूर कवर करना है। तो ये मैप से आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है और गोवा की क्या स्थिति है। क्लियर है? तो ये आपका जो है 61 का सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और जो गोवा है वो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। दिशाएं कैसे हम लेते हैं, देखो, ये आपका क्या है, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। अब इनके बीच में जो डायरेक्शन है वो इनके नाम से जानी जाती है, जैसे दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ साउथ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ ईस्ट। तो अगर मैं बात करूं बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। बिहार के यहाँ बिहार है तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर। और अगर यहाँ पर बिहार है तो गोवा कहाँ पर है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में, यहाँ गोवा है, ये बिहार है और ये जम्मू कश्मीर है। इतनी बात आपको क्लियर मुझे लगता है हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, ठीक है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन, तो इनमें से क्या होगा जब वो सबसे धीमी होगी। पहला ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान कम होता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे धीरे वाष्पीकरण होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा, फोर्थ वाली कंडीशन में, सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी होगी, टेम्परेचर भी कम होगा और सरफेस एरिया जो है वो भी कम होगा। तो 62 का फोर्थ ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना क्या कहलाता है, तो चित्रण कौशल कहलाता है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आई थिंक ये मैंने आपको कराया है पेडागोजी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति अगर हमें जाननी है उसे चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो कौन से एनसीएफ ने की? 64 का 4 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एनसीएफ 1975 ने ये बोला था कि प्राइमरी लेवल पर आप जो है इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया को इंक्लूड करिए प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। एनसीएफ 1975। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, यानी कि ट्रेडिशन है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती। तो 65 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नॉर्थ ईस्ट में ये चलन है, ये प्रथा है, या ये जो है कि वहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? नदी बांध जो बनाए जाते हैं और उनसे जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कई बार मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को 50% आप तभी कर लेते हो तब क्वेश्चन को सही पढ़ते हो, ठीक है। तो नहीं वाला जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ा करिए, ठीक है, जिससे आपका नहीं वर्ड मिस ना हो। तो 66 का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, ये सही नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपसे पूछा है। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और जलवाष्प वाटर वेपर, याद रखना ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, याद रखना। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 68 पर, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान मॉनसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए मॉनसून से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते जो ठंडे रेगिस्तान है? क्योंकि उनमें हिमालय की वृष्टि छाया होती है। कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन दी रेन शेडो ऑफ हिमालयाज। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पर, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ताजमहल को पीला कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? अब ये आपसे क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री से। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? कौन से राजवंश ने बनवाया था? ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, काकतीय राजवंश। गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो, अगर कोई चीज़ छोटी या बड़ी तब हो जाती है हमारे लिए जब हमें वो पता होती है, तो वो छोटी होती है। और मान लीजिए इस क्वेश्चन का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कहता है 15 ग्राम पर ml घनत्व है और 3 ml है आयतन, यानी ये घनत्व है डेंसिटी और आयतन यानी कि वॉल्यूम है ये। द्रव्यमान पूछा है, तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, यानी कि जो द्रव्यमान आपका होता है मास, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। m इक्वल्स टू dv फॉर्मूला होता है, m फॉर मास, d फॉर डेंसिटी, v फॉर वॉल्यूम। अब यहाँ पर d कितना है 15, 3 और v कितना है 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? m इक्वल डी वी, फॉर्मूला आप नोट भी कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि का वो राशियाँ होती हैं स्केलर क्वांटिटी जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती,
तो इन चारों में से सिर्फ एक अदिश राशि है। 72 का फर्स्ट ऑप्शन जो है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान अगर केवल अदिश राशि है, इसका मतलब भार, संवेग और गुरुत्वाकर्षण क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि सदिश राशि हैं। और सदिश राशि क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होती है। क्लियर हो गई इतनी चीज़? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, वो क्या कहलाएगी? जिसमें से कोई लाइट रे, ठीक है, पास नहीं हो सकती, ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे? तो 73 का फर्स्ट ऑप्शन, उसको अपारदर्शी यानी कि ओपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी या फिर ओपिक। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, उसको अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी यानी कि ओपेक। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है फिर से 74। अब जो 74 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ये कहता है आपसे कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। सिंपल सी बात है, अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का वेट या मास 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका मास कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल सा, F इज इक्वल टू एम जी। F इक्वल्स टू एम जी, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्व बल, F इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। g की वैल्यू 9.8 होती है, सबको पता है। लेकिन ये जो 9.8 होती है ये किस में होती है? न्यूटन में होती है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर 98 न्यूटन। पर ऑप्शन में 98 न्यूटन नहीं है, तो अब क्या करें? न्यूटन को अगर हम किलोग्राम में चेंज कर दें तो 98 न्यूटन 10 किलोग्राम के बराबर हो जाता है। तो सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10 kg। तो अगर इसी तरह का क्वेश्चन न्यूटन में दिया है तो डायरेक्टली आप जो मास दिया है उसको 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है किलोग्राम में तो किलोग्राम में आपको निकाल लेना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या? F इक्वल्स टू एम जी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? F इक्वल्स टू एम जी। क्लियर होगी बात? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक किसी भी विलेय का जो विघटन दर है वो किस पे निर्भर करता है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सतह क्षेत्र पर। 75 का थर्ड ऑप्शन देखिए, कोई भी विलेय है उसका जो विघटन होने की दर होगी उसकी सतह के क्षेत्र पर निर्भर करेगी, सरफेस एरिया पर, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं इसके कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है कि उसके बच्चे, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं सुषमा के, वो पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या हो जाएं? कॉन्शियस हो जाएं, थोड़े संवेदनशील हो जाएं। इनमें से ऐसी कौन सी उपयुक्त रणनीति रहेगी ये करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए? तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बच्चों को बोलो कि कोई भी एक प्लांट आप अडॉप्ट करिए और उसको क्या करिए? नर्चर करिए, तो वो खुद ही समझ जाएंगे प्लांट्स क्या क्या हमारे लिए वैल्यू रखते हैं, सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 77। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में इस सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है? देखिए मैं क्वेश्चन को और भी फास्ट पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे दोबारा मुझे ना बोलना पड़े, पहले ही फ्लो में आप क्वेश्चन समझ लें मेरे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प सही नहीं है 77 का, वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सही नहीं पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित थे। इस रणनीति के लिए, ठीक है, कौन सा जो स्ट्रैटेजी है रेलेवेंट नहीं होगी,
ये कि इससे समुदाय को उन बीमारियों के समझने में मदद नहीं, देखो ये रेलिवेंट नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर है इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ये सही बात है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन सीखने में मदद मिलेगी, सही है। डेटा हैंडलिंग समझने में और साथ काम करने में सक्षम बनाया जाएगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कई बार ऐसा हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में कि मैं आपको कोई गलत आंसर बता दूं, ठीक है, बाय मिस्टेक, या फिर कुछ गलत वर्ड बोल दूं, तो उसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी हूं, और आप कमेंट बॉक्स में उसकी सही आंसर को या कोई आपको प्रॉब्लम है उसको मेंशन कर सकते हो रिस्पेक्टफुली। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का यूज़ किया। प्रिया द्वारा ये जो सब कुछ किया गया है, इसका उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, वो उनमें किस तरह का दृष्टिकोण विकसित करना चाहती है, कैसी समझ विकसित करना चाहती है, ये क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन, अन्वेषण की दृष्टिकोण उनमें वो डेवलप करना चाहती है, इंक्वायरी अप्रोच थ्रू दिस थिंग, जो उसने किया एक एक्टिविटी टाइप की, ये बच्चों में एक इंक्वायरी अप्रोच या अन्वेषण दृष्टिकोण को विकसित करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है 79। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है। कम्युनिटी जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। क्यों, ऐसा क्यों है? तो थर्ड ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि समुदाय वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है आपसे, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। जब भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करवाते हो अधिकतर बच्चों को बाहर के जीवन से कनेक्ट करके, तो ऐसा करने का क्या मतलब है, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, केवल जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है वर्ड्स या चैप्टर्स उन तक सीमित ना रह के उनसे बियॉन्ड जाकर चीज़ों को समझना। देखो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मुझे अभी ध्यान आ रही है, कई बार क्या होता है ना, आपको कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं लग सकता। ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपको कोई भी ऑप्शन चारों में से सही ना लगे। तो सीटेट में स्पेसिफिकली आपको, ये वैसे हर एग्ज़ाम पर अप्लाई होता है, लेकिन सीटेट में स्पेसिफिकली आपको फिर क्या करना है, अगर आपको चारों में से भी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा, परफेक्ट नहीं लग रहा, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। परफेक्ट नहीं मिल रहा तो अब बेस्ट ऑप्शन देखो कि चारों ऑप्शंस में से सबसे अच्छी बात कौन कह रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको चुनो। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे ही सही लग रहे होते हैं। अब तो मैंने बता दिया कि आपको कोई भी ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा होता, तो क्या करना है, जब आपको सारे ही सही लगें तो बेस्ट सही ढूंढना है उसमें से जो बेस्ट बोल रहा हो। ठीक है, तो वो अप्रोच आपके हेल्पफुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ आते हैं तो वही विस्तारित परिवार कहलाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये जो अप्रोच है टीचिंग लर्निंग की, दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव, ये सबको साथ लेकर नहीं चलती, ऐसा इसका आंसर जो है दिया गया है। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के अति संवेदनशील है और असंवेदनशील है। परिवार की अवधारणाओं को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड इसका जो है वो सही आंसर है। वैसे देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक डेफिनेशन होती है, एकल परिवार कहा जाता है उसको जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और फिर अगर दादा दादी और ये ताई चाची सब ऐड हो जाते हैं वो संयुक्त परिवार होता है या विस्तारित परिवार। तो बात तो सही है, पर यहाँ पर जो आंसर है वो यही दिया गया है कि शायद इस तरह बताना जो अप्रोच थी वो गलत था, इसलिए ये शिक्षण जो अधिगम है समावेशी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में
एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, 82 का सही आंसर करना है, सारी एक्टिविटी हैं। पिक्चर रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी, फील्ड विजिट, तो आप इनमें से क्या करोगे, आपसे पूछे अगर आप ना ऑप्शन नंबर 2 लगा के निकल लोगे, लेकिन सीटेट ने जो आंसर दिया है वो इसका दिया है ऑल ऑफ दी अबव, यानी पिक्चर रीडिंग, चित्र पढ़ना भी एक्टिविटी है, फील्ड विजिट तो है ही, ये तो आप समझोगे ही, और श्याम पट का यूज़ करना, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, 83 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। होलिस्टिक लर्निंग समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, ईवीएस। अगर वो कैसा हो तो 83 का भी 4th ऑप्शन लगा दीजिए सही उत्तर। अगर वो एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, यानी कि इंटीग्रेटेड हो, इंक्लूसिव हो और थीमेटिक हो, विषय के अकॉर्डिंग हो, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, उसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि, तो 84 का आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन 85 आपसे कहता है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे सही है, ये आपसे पूछा है 85 का, तो 2nd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अब आपने क्वेश्चन में तो ये बोला है कि मिड डे मील की बात चल रही है, तो मिड डे मील का जो टाइम है वो ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए कैसा अच्छा अवसर है, क्वेश्चन आंसर में तो यही बोल रहा है ना। आप बोलोगे मैम वो मिड डे मील टाइम गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे है फॉर ईवीएस टीचिंग, क्योंकि ईवीएस में पाठ्य पुस्तकों के बुक्स के बियॉन्ड जाकर हम चीज़ों को सीखते हैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करके। तो मिड डे मील के समय में आप लोगों से, बच्चों से कनेक्ट होगे, एक दूसरे की बात समझोगे, बताओगे, बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए ये बोला गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है 86। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 86 का 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस। पर्यावरण अध्ययन में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, समूह में सीखने पर बल क्यों देते हैं ईवीएस के क्लास में, उसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो 87 का सही उत्तर होगा 3rd ऑप्शन। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाला की फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड होती है, इसको इंग्लिश में याद करना। ठीक है, 88 का 3rd ऑप्शन हो जाएगा, बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन है 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ दी ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है विचार, वो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। विकल्प वही तो होता है। ठीक है, जब आपको कुछ और अलग, जो स्टैंडर्ड चीज़ है उससे हट के कुछ और ऑप्शन होता है, तो वैकल्पिक ढांचा वही बोला है कि जो औपचारिक रूप से स्वीकृत है उससे कुछ अलग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, और ये 2018 पेपर 1 ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, ये क्या है, ये कोई मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, सुपरस्टिशन है या स्टेरियोटाइप है। अब इस क्वेश्चन में आप 3 ऑप्शंस में फंस सकते हो, मिथ भी बोल सकते हो, बस आप ये वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, ये तो आप सभी समझ जाओगे। ये मिथ हो सकता है, ये स्टीरियोटाइप हो सकता है, रूढ़िबद्ध धारणा, ये अंधविश्वास भी हो सकता है। तो अंधविश्वास को भी आप निकाल दो कि अंधविश्वास तो नहीं, या तो ये मिथ है या फिर एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में मिथ है, क्योंकि सीटेट ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है मिथ, कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, एक मिथ है। मिथ ऑप्शन में नहीं होगा तो आप जेंडर स्टीरियोटाइप लगाओगे, रूढ़िबद्ध धारणा, बिकॉज रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, लिंग रूढ़िवादिता, समझते हो आप क्या होती है,
उसमें जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर लिंग को बोलें कि लड़कियां यही कर सकती हैं या लड़के यही कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सब कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ठीक है, आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे से आपको बताएंगे। अब यहाँ पर 2018 में जो ईवीएस के 30 प्रश्न आए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं विद न्यूमेरिकल। अब कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद 2019 का जुलाई का पेपर हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का ही। कुछ मैं आपको अलग नहीं बता रही हूँ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सीटेट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 2 प्लेलिस्ट। ठीक है, एक सीटेट की प्लेलिस्ट में तो सीटेट का पेपर आपको कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप कैसे ठीक ठाक नंबर लाकर पास हो सकते हो। ठीक है, तो जो सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें ऐसी 2-3 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हो। और पॉसिबल हुआ तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं आपको एक और वीडियो बनाकर ये चीज़ कन्वे कर दूंगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सेकंड, आपको एक सीटेट साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सीटेट की और एक सीटेट साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने कंप्लीट साइंस आपको कराया हुआ है दृष्टि की बुक से। ठीक है, हाँ, आई थिंक दृष्टि की ही बुक थी, कंप्लीट साइंस कराई है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ईवीएस के भी 3 से 4 लेक्चर उसी प्लेलिस्ट में हैं। तो अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना तो उन वीडियोस से कर सकते हो। मेरी कोई भी वीडियो, ये मैं आपको हक से बोल सकती हूँ, टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती। कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसकी अलग वीडियो आती है। कंटेंट की वीडियो में सिर्फ कंटेंट का ही डिस्कशन होता है, शुरू में और एंड में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता देती हूँ उसी वीडियो से रिलेटेड। अदरवाइज़ कम समय में ज़्यादा ही आपको हमेशा क्वेश्चंस और डेटा सब कुछ ज़्यादा ही मिलेगा कम समय में। ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ है ना, साइंस वाली भी और ये सब पॉइंट टू पॉइंट बनी हुई हैं, कोई आपका फालतू टाइम आपको स्किप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट ही बनी है। तो साइंस वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हो फॉर पेपर 2 तो यू कैन गो फॉर दिस। और ईवीएस के भी 2 से 3 लेक्चर उसमें कंटेंट वाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो हमारे ये चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये डेडिकेटेड है स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही। और जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं वो भी हम आपको देते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराते हैं। EMRS के लिए हमने काफ़ी सारी क्लासेस चलाई थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प भी मिली है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक टॉपिक पर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उस पर हम वीडियो नहीं, हर एक पर नहीं बनाते, कुछ एक पर बना देते हैं, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर की जाती है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, खास करके टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाकर वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए, आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल गया होगा, अब हम शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पेपर। ठीक है, 2019 वाला। तो चलिए अब शुरू करते हैं जुलाई 2019 का ईवीएस का जो आपका पेपर आया था उसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन एक बार में आप देख पाएँ। क्वेश्चन कहता है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारण बताइए। कुएं क्यों सूखे हैं, ये क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो 61 का मैं आपको राइट आंसर अगर बताऊं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए, बी और डी। ठीक है, यहाँ पर जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए, बी और डी। ठीक है, उसके संभावित कारणों में से पहला है, जिन झील या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब वहाँ पर नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब सीमेंट से ढक गई है, ये बात भी सही है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, ये बात भी सही है। ये नहीं कह सकते कि कुओं का यूज़ कोई नहीं करता है, क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लग गई हैं। सी इज़ नॉट मच करेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पर जो ए, बी और डी हैं वो ज़्यादा सही आंसर हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 61 का। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, ऐसा क्यों है। तो 62 का सही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या कहता है,
इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये बोल रहा है कि इन ईवीएस concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science because the child looks at her or his environment in holistic manner। क्योंकि सिर्फ सोशल साइंस या साइंस की संकल्पनाओं में इसको नहीं रखा गया है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश को, अपने एनवायरनमेंट को एक समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, एक साथ हर चीज़ को देखते हैं, इसलिए अलग नहीं रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं? तो रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? आबू धाबी में। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं 64 पर। 64 कहता है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, एक नई चीज़ क्या लाई गई है? उप विषय नहीं लाए गए, है ना। टॉपिक्स की जगह उनको क्या बोला जाता है? थीम। तो वो क्यों किया गया है? 64 का आंसर आपसे पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए एक थीम से उसको इंडिकेट करते हैं, जिससे बच्चा अपने परिवेश से जुड़े मुद्दों से कनेक्ट कर पाए और समझ को विकसित कर पाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है 65। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम्स में नहीं है? इनमें से। ठीक है, तो 65 का आंसर लगाइएगा थर्ड ऑप्शन, काम और खेल ईवीएस के 6 मुख्य थीम्स में नहीं है। आवास है, भोजन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी है। काम और खेल फिलहाल नहीं है। अगला क्वेश्चन 66 क्या कहता है? निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? फॉर स्पेसिफिकली कह रहे हैं क्लास 1 और 2 के लिए ईवीएस के विषय से संदर्भ में सच क्या है, सही क्या है? तो 66 का पहला ऑप्शन दिखेगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, ईवीएस सब्जेक्ट जो होता है क्लास और 1 और 2 में, उसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं और उनका जो संपादन भाषा होती है वो और गणित होता है, उसके माध्यम से किया जाता है, भाषा के और गणित के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में इम्पॉर्टेंट है? फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस क्या ज़रूरी है इनमें से? तो 67 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी सही है। ए कहता है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर। लेकिन बी यहाँ पर सही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर के ज्ञान से जोड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ईवीएस की लर्निंग में बच्चों को जोड़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगी? 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उनको किस्से कहानियाँ सुनाइए, नैरेटिव्स, वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होंगी। ठीक है, बच्चे हैं बिकॉज। अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू? सो 69 का थर्ड ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ों पर बल देता है, परिभाषाओं पर नहीं देता है। इसका मतलब अगर ये सच नहीं है तो बाकी 3 सच हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, याद रखिएगा, सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कहता है, लगातार देखो अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, वीडियोस आप लोगों ने देखे, आपको पसंद आए, तो मैं इस सीरीज़ को प्रीवियस ईयर के जो मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम तक चलाऊँगी और आपकी ट्रस्ट में बहुत हेल्प होगी। एक तरह की आपकी मेगा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगता है तो कंटिन्यू ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कहता है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। कोई भी उसने एक्टिविटी कराई, प्रोसेस कराया या कुछ पढ़ाया, उसके बाद वो क्वेश्चन और डिस्कशन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? आफ्टर डूइंग, जो भी आप करते हो एक्टिविटी, फिर आप जो क्वेश्चंस किए, डिस्कशन किया, वो करने का क्या उद्देश्य है, ये पूछ रहा है। तो 70 का आपका फिर से थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए और बी और सी इसमें सही है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों ने कैसे प्रोसेस किया चीज़ों को, उसका असेसमेंट करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक है, विभेद तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ऑल राइट, मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहे हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। देखो, जब आप प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, बहुत कारण है। और ख़ासकर देखो, प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारी स्पीड बनती है। अब सीटेट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, कुछ छोटे आते हैं, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। लेंदी का मतलब टफ़ नहीं होता, वो इजी भी हो सकते हैं, लेकिन वो इजी तभी होंगे तब उसे विद इन टाइम आप पढ़ोगे। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, क्वेश्चन जो लंबे लंबे हैं, फिर ऑप्शंस लंबे लंबे हैं, आपको सभी को पढ़ना है, तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहीं से प्रैक्टिस करो, अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, किसी बुक से भी कर सकते हो, कहीं और से भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा, आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। और प्रीवियस ईयर की से ज़्यादा LPA प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। 71 क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा, बुक्स के और टीचर्स के अलावा अन्य जो सोर्सेज हैं उनकी मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि आप सिर्फ टीचर पर और बुक्स पर ही डिपेंड मत रहो, ये कह रहा है। क्यों ऐसा करना चाहिए, 71 कहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए, बी और सी सही है। इसमें ए सही हो जाएगा, बी और सी पढ़ लेते हैं। ए कहता है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और भी सोर्सेज हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, सही बात है। ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं इसके कॉन्टेक्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। तो 72 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन होगा, याद करना। याद करना तो किसी भी सब्जेक्ट का मोटिव नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट का इंडिकेटर नहीं होता है। रिमेम्बरिंग या रोट लर्निंग, याद करना, रटना, ये किसी का भी आपका सही उत्तर नहीं होगा सीटेट में, ये आप ध्यान रखिएगा। आप बच्चे को किसी भी कंडीशन में याद करने या रोट लर्निंग के लिए नहीं बोलेंगे, ये ऑप्शन तो कतई बिल्कुल भी सही नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं अपने का आकलन का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, खुद से खुद का आकलन। ठीक है, ऐसा इसका क्या मतलब है, स्व आकलन क्या है? स्व आकलन क्या है? 73 का हो जाएगा फर्स्ट, सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। कुछ वर्ड्स को आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझते हो, कुछ को समझते हो मतलब अंडरस्टैंड कर पाते हो, और कुछ को इंग्लिश में, जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये वर्ड्स हम जनरली सुनते ही रहते हैं। तो इन EVS टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्व्स। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। याद रखना आपसे इस बात को आप, ठीक है, कि स्वाकलन का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लंबे लंबे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, इसी टाइप से होते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, एक प्रैक्टिकल करता है, या एक्सपेरिमेंट आप बोल लो, कि खाना कैसे खराब होता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री दे रहा है, इंग्रेडिएंट सब दे रहा है, ठीक है।
शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बना रहा है, वो समूह बना के उनको सामान दे रहा है, समूह क्यों बना रहा है ये पूछ रहा है। तो 74 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ए और बी ऑप्शन जो यहाँ पर सही होंगे। ये पाठ है सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, साथ में अधिगम करना। ये बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया सुधार करेगा। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन होगा जब बच्चे एक ग्रुप में काम करेंगे, तो ये इसका सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। ईवीएस के जो है ईवीएस का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। 75 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषाओं के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करोगे आप, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, इसमें पढ़ लेते हैं क्या उद्देश्य हो सकता है ना, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्या पता हमसे उस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। तो पाठ्यपुस्तक की परिभाषा पर जोर देना तो सही नहीं है। पहला कहता है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल उद्देश्य है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना भी सही है। और फोर्थ कहता है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना या पोषण करना। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, उनको प्रोत्साहित करना, ये सब उद्देश्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कहता है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। अभी हमने देखा था पिक्चर रीडिंग, ठीक है। पिक्चर रीडिंग एक एक्टिविटी है, यहाँ पर फिर से बोला गया है कि पिक्चर रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। तो निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। चित्र पढ़ने से किन चीज़ों का आकलन हम कर सकते हैं, ठीक। तो 76 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए, बी और सी। कौन सा बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, चित्र से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अवलोकन और अभिलेखन, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्ति एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण। प्रयोग चित्रों से नहीं कर सकते, इसलिए डी नहीं आएगा। ये तीन ऑप्शंस ऊपर वाले जो हैं राइट होंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। रेटिंग स्केल में कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल में ऑब्जर्वेशन यूज़ होता है। 77 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रेटिंग स्केल में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। ये ईवीएस में लगभग हर पेपर में झूम खेती से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में इन कथनों पर विचार करके बताओ कौन से सही हैं। पढ़ लेते हैं। पहला कहता है एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उखाड़कर जला देते हैं। तीसरा, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह यूज़ में लाते हैं। फोर्थ, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है या जोता जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है 78 में, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट। एक फसल प्राप्त करने के बाद उस ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ साल भी यहाँ हो सकता है, कुछ समय भी हो सकता है, पर्टिकुलर महीने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं साल ही हो, ठीक है। एक फसल काट ली, उसके बाद ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर कोई और फसल कुछ टाइम बाद उसमें की जाती है, वो झूम खेती कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से सुनिएगा एक ही बार में। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर, यानी कि प्रेक्षण का क्या मतलब है, ऑब्जर्व करने पर ये पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। छतें समतल हैं, याद ध्यान से सुनिएगा। ये पर्वतीय क्षेत्र कौन से प्रदेश का भाग है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल देकर पूछा है। तो थर्ड ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर में इस तरह के मकान या फिर घर होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 आपसे पूछ रहा है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो कौन सा रंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ऐसा बोलते हैं जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को केवल दो रंगों में देखते हैं, और वो रंग कौन सा है? वो रंग होता है काला और सफ़ेद, वाइट एंड ब्लैक। 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। अब मत भूलना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कहता है केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए सही कारण बताओ कि क्यों माना जाता है। तो 81 का मैं आपको राइट ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 A, D और C सही है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो दूसरे में क्या लिखा है, खरपतवार खाते हैं, नहीं, केंचुए जो हैं मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। फिर कहता है केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये A, C और D ऑप्शन पढ़ लीजिएगा फिर से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसा यानी कि ब्रॉन्ज़ की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में सही कथन बताइए। और सही कथन सिर्फ इतना है कि जो ब्रॉन्ज़ या कांसा है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। और ये साइंस का इतना बेसिक क्वेश्चन है कि लगभग ये साइंस के हर एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रॉन्ज़ या कांसा है वो किन धातुओं से मिलकर बना होता है। कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। 82 का थर्ड ऑप्शन देखना, कांसा तांबे और टिन से बना होता है। कॉपर और टिन याद रखना, उससे बनता है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 83, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टापियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टापियोका, ये जो खाना है ये केरल का फेवरेट फूड है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन 84 आता है और कहता है कि इनमें से निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनमें से कौन से त्यौहार पूर्णिमा पर मनाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड विल बी द राइट आंसर। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ये पूर्णिमा पर ही आते हैं, याद रखना, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? ठीक है, एक तरफ आपका क्या है, अरब सागर है, ठीक है, ये सभी आप बात जानते हो। तो अरब सागर के तट पर कौन कौन से स्टेट हैं ये आपसे पूछा है। तो 85 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और गुजरात इधर की साइड पर पड़ते हैं, लेफ्ट साइड में जिधर अरब सागर है, कर्नाटक, केरल और गुजरात, ठीक है। चलिए तीनों यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर है? तो जो झारखंड की लोग, देखो मैप से यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 86 का सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ओडिशा के उत्तर में। जो झारखंड है ये अगर ओडिशा है तो यहाँ पर उत्तर में क्या है, झारखंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, जबकि डीजल, ग्रीस और मोम ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, ठीक है, मोम, ग्रीस और डीजल प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 88, अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। 88 आपसे कहता है कि कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आपको बतानी है। सबसे पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले से ही आएगा। अब यहाँ पर चूँकि एवरेज स्पीड पूछी है, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर बस टोटल ऐड हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 1140। लेकिन अगर हमें टोटल टाइम पता चल जाए तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? अब टोटल टाइम निकालते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ,
अगर आपको AM PM दिया है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। AM पता है आपको रात के 12 से सुबह के 12 तक, 11:59 तक, और PM आपको पता है रात का समय। अगर आपको AM PM मेंशन है तो क्लियर है रात से सुबह से कब से आपको लेना है। अगर AM PM नहीं दिए तो आप कैसे पता चलेगा कि 9:45 कब की बात कर रहा है या 7:15 कब की। देखो, अगर आपको 1 से लेकर 12 तक सिंपल डिजिट्स में टाइम दिया है, 1:05 या 9:05 या 10:05, तो वो आपका AM होता है। लेकिन जैसे 12 के बाद 13 वाला टाइम शुरू नहीं होता, वो PM हो जाता है। वो क्या होता है? PM। अगर आपको टाइम ऐसे दिया है 13:45, ठीक है, 16:50, तो ये PM का टाइम है। और अगर ऐसे दिया है ना, ये AM का टाइम है। अब हमें टाइम देखना है 9:45 से लेकर 7:15 तक कितना टाइम होता है। तो ये सुबह के 9:45 है, क्योंकि 9 दिया है, मैंने अभी आपको बताया। सुबह के 9 से पहले तो रात, देखो ये 9:45 से अगले दिन 7:15 पे पहुंचेगा, यानी कि सुबह के 9:45 से अगले दिन 7:15 पर पहुंचेगा। तो सुबह के 9:45 के बाद रात के 9:45 बजेंगे PM। तो ये कितने घंटे हो गए टोटल? 12 घंटे। सुबह के 9:45 से पहले हम रात के 9:45 तक निकाल लेते हैं, तो 12 घंटे ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब रात के 9:45 से हम टाइम देखना शुरू करते हैं। रात के 9:45 से 10:45, ठीक है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6:45 तक हमारे 9 घंटे हो जाते हैं। कब तक टाइम ले लिया मैंने? 6:45 तक। अब 6:45 से सुबह आ गए हम AM। 6:45 से 7:15 हमें जाना है, तो 15 मिनट यहाँ से, 7 और 15, ये 7:15 हो जाएगा 30 मिनट। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 21.5 घंटे। यहाँ पर टोटल हो गए हैं 21.5 घंटे। और टोटल हमारी जो डिस्टेंस थी वो 1140 थी। टोटल टाइम कितना है? 21.5 से डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 1140/21। तब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। 53 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 53 ही इसका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा टाइम कैसे काउंट करना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 89। आपसे कहता है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहा जाता है, दी गई। तो टिन का क्या मतलब है यहाँ पर ये पूछा है। 89 का फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। टिन का क्या मतलब है? वो भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है उसको टिन कहते हैं। वो भूमि, वो ज़मीन जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है उसको टिन कहा जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपको एक तरह का न्यूमेरिकल है। ये वैसे तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का सवाल है यहाँ पर, लेकिन दिया गया है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है अगर आप x पर स्थित हो, मान लीजिए ये कोई पॉइंट x मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, थोड़ा और नीचे ले लेती हूँ, ये x पॉइंट है, x है घर और विद्यालय यानी कुछ स्कूल है कहाँ पर है? y पर है। तो x से हमें y जाना है। अब ये कहता है कि x से पहले हम a पर जाते हैं, जो कि x के ठीक उत्तर में, देखो मैं पहले आपको डायरेक्शन बता देती हूँ। ये ईस्ट है पूर्व, ये वेस्ट है पश्चिम, ये नॉर्थ है उत्तर, और ये क्या है? साउथ यानी कि दक्षिण। तो नॉर्थ, अगर आप यहाँ से नॉर्थ चलोगे यानी कि उत्तर में, तो ऊपर चलोगे, तो यहाँ से हम ऊपर गए कितना? 30, और कहाँ पर पहुँच गए? ए पर। ये कौन सा पॉइंट है? ए। फिर आप बी पर जाते हैं, जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है। अब पश्चिम किधर होगा? वेस्ट इधर होगा, तो इधर जाएंगे 40, तो बी पर पहुँच जाएंगे। अब ये कहता है बी के ठीक उत्तर में जाएंगे 30, उत्तर ऊपर की तरफ है, तो ऊपर कितना चले गए हम? 30, तो हम कहाँ पहुँच गए? सी पर। और अंत में सी के ठीक पश्चिम में 40, पश्चिम तो इधर होता है, तो सी के ठीक पश्चिम में हम इधर कितना चले? 40 चले, और स्कूल वाई पर पहुँच गए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। विद्यालय के सापेक्ष घर की स्थिति बताइए। ये विद्यालय है और ये घर है x, ये स्थिति बतानी है, ये डायरेक्शन बतानी है। अब इस मैप में ये डायरेक्शन कहाँ पड़ेगी? जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पर पड़ेगी।
कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर। ये ऊपर है, ये इधर है, ये इधर है। ये वाली जो मैंने यहाँ डायरेक्शन बनाई है सिर्फ यहाँ पर है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि जो एक्स है, घर है, ये स्कूल वाई से कौन सी डायरेक्शन में है, तो दक्षिण पूर्व में है। लेकिन अगर उल्टा पूछ लेता कि स्कूल जो है वो घर से कौन सी दिशा में है, तो फिर आपको ये वाली दिशा देखनी पड़ती, क्योंकि किसका बताना होता? स्कूल का। किससे? घर से। तो ये वाली दिशा लेते फिर हम, ये कौन सी हो जाती? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ठीक है, अगर आप कहोगे तो इस डायरेक्शन टाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको अलग से भी करवा दूंगी इफ़ यू डिमांड। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमने देखो 60 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और अभी 1 घंटा भी वीडियो को नहीं हुआ है, तो ठीक स्पीड से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करे हैं। तो हमने आपसे 30 क्वेश्चंस तो 2018 के और 30 2019 जुलाई के डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको फिर से ही बात बोलूँगी, अगर आप लोग वीडियोज़ को देखते हो, ठीक है, और आपको पसंद आती रहती हैं, तो मैं लगातार एग्ज़ाम से पहले तक आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एज अ प्रैक्टिस। सीटेट की जो भी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं उनको ज़रूर विजिट कर लेना, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकती हैं। ठीक है, और यही आपसे बोलूँगी कि पढ़ते रहिए। कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, इसके बाद आपको जो मेन जॉब की वैकेंसी होती है, जॉब का एग्ज़ाम होता है सीटेट के बाद, वो भी देना है। तो लगातार पढ़ते रहिए और इस एम से पढ़िए कि आपको सीटेट इस बार क्लियर करना ही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे साथ पहली बार विजिट कर रहे हो और आगे तक बने रहना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे वीडियो इधर उधर जाने के बजाय आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्त जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर या किसी भी ग्रुप में ऐड हो, तो प्लीज़ इस लिंक को आप शेयर ज़रूर कर देना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।